Hello children, good morning. I'm going to teach you 11th chapter of history, the changing art in the modern period. In this chapter you will learn about the art, music and dance under British rule, and also you will learn about the vernacular literature, vernacular press and its role in the creation of national consciousness. Let's start. The impact of the coming of the European to India was felt in every sphere of Indian culture including literature, architecture, painting, music, dance and drama. यूरोपीय जब इंडिया आए, इंडिया रहने लग गए तो इंडियन कल्चर पर उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, इन सब पर भी यूरोपीय प्रभाव धीरे धीरे देखने को लोगों को मिला। फर्स्ट टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टेक्स्ट इन इंडिया वर इन द फॉर्म ऑफ मॉनस्क्रिप्ट रिटन एंड इलस्ट्रेटेड ऑन पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर। अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया में लिखे जाती थी बुक्स जो कि मॉनस्क्रिप्ट होती थी और उन्हें बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाता था। मॉनस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन रिकॉर्ड जो कि पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर पर लिखा जाता था। Only a few copies were available and they were available only to the wealthier class of society। ये manuscript अब बहुत कम अवेलेबल हैं और जो भी हैं वो wealthier class of society के पास हैं। फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना सबसे पहले गोवा में हुई, वो भी मिशनरीज के द्वारा 1556 में। प्रिंटिंग वाज आल्सो डन इन द लोकल लैंग्वेज। धीरे धीरे जो प्रिंटिंग थे वो लोकल लैंग्वेज में भी होने लग गए। बाय द 18th सेंचुरी जो लिथोग्राफ है यानी प्रिंटिंग टेक्निक है वो प्रेस जो है ऑल ओवर इंडिया में स्थापित होने लगे। एज अ रिजल्ट बुक्स, पेंटिंग्स बिकेम चीपर एंड मोर रेडिली अवेलेबल। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होते गए बुक्स और जो प्रिंटिंग्स थी वो बहुत सस्ते दामों पर लोगों को अवेलेबल होने लग गई। नॉवेल्स, मैगजीन, जर्नल एंड न्यूज़पेपर कम टू बी पब्लिश एंड रीड मोर वाइडली। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बहुत सारी नॉवेल्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये सब पब्लिश होने लग गए और लोग बड़ी संख्या में उन्हें पढ़ने भी लग गए। Printing played an important role in the spread of nationalist idea during the freedom movement. Newspaper published in the English and vernacular language awakened patriotic sentiment among people and inspired them to join the freedom movement. Printing press ने बहुत ही important role play किया जो राष्ट्रवाद थी उसकी विचारधारा को फैलाने में, क्योंकि इस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और बहुत ज़रूरत थी कि लोगों में राष्ट्रवाद फैले। न्यूज़पेपर इस समय इंग्लिश में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी पब्लिश हो रहे थे। वर्नाक्युलर लैंग्वेज जैसे कि बेंगला, असमीज़, गुजराती, मराठी में भी। और ये सभी न्यूज़पेपर ने लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिक सेंटिमेंट था यानी देशभक्ति की भावना उसको जगाया। लोग इन न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, उससे इंस्पायर होते थे और देश की आज़ादी की लड़ाई को ज्वाइन करते थे। संवाद कौमुदी स्टार्टेड बाय द राजाराम मोहन राय इन 1821। संवाद कौमुदी पत्रिका जो कि राजाराम मोहन राय ने 1821 में स्टार्ट की थी। केसरी स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1881। Some such newspaper, Bombay Samachar, Amrit Bazar Patrika, the Tribune and the Hindu were other important newspaper of this period। इसी समय प्रकाशित होने वाले ये सब जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आज़ादी की लड़ाई में, लोगों को इंस्पायर करने में, पैट्रियोटिक जो सेंटिमेंट था वो जागृत करने में। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेचर। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगा लोग जो है लिटरेचर से जुड़ने लग गए। मेनी वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन स्टार्ट राइटिंग ऑन अ वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द टाइम एंड दे रोट इन इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज। इस समय बहुत सारे इंडियन लोग जिन्होंने कि वेस्टर्न एजुकेशन लिया हुआ था इस अपनी बुक्स में या पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में सोशल और पॉलिटिकल इशू पर लिखते थे। ये वो लोग इंग्लिश में भी लिखते थे या फिर कुछ लोग बहुत सारे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थे मराठी, बंगला, गुजराती इन सब में भी लिखते थे। One of the earliest writer of the 19th century was Rajaram Mohan Roy, who wrote on a range of social issue in English। राजाराम मोहन राय ने बहुत सारे सोशल इशू पर बहुत सारे लेख लिखे। A whole new generation of writers emerged in the late 19th and 20th century. Prominent among them was the Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Sarachand Chatterjee and Munshi Premchand। 19 and 20th century में तो एक पूरी जनरेशन ही ऐसी थी जिन्होंने कि जो कि बहुत ही प्रभावशाली थी, जिन्होंने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इशू पर अपने विचार लिखे तथा नॉवेल्स लिखे। Nationalism became a dominant theme of the Indian writings of the 20th century. Writers like the Mulk Raj Anand,
मुल्करार आनंद जिन्होंने की जो बुक लिखी थी वो थी अनटचेबल। आर के नारायण इंस्पायर पीपल विद देयर राइटिंग। आर के नारायण ने भी अपनी राइटिंग के द्वारा लोगों को इंस्पायर किया। इस समय बहुत सारी पोइम्स भी लिखी गई नेशनलिज्म पर, राष्ट्रवाद पर, देशभक्ति पर, composed by the Indian poets like the Rabindranath Tagore in Bengali, Muhammad Iqbal in Urdu, Hem Barua in Assamese, Subramaniam Bharati in Tamil। इन सभी लोगों ने अपने पोएम्स के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा लोगों को इंस्पायर किया, लोग जागृत हुए और उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने कि आनंद मठ नावल लिखा इस समय, और जिसमें कि उन्होंने वंदे मातरम अपनी पोएम भी इसी नावल में डाला था, जो कि बाद में जो है नेशनल सॉन्ग बना। मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने भी बहुत सारे सोशल इशू को अपने बुक्स में लिखे, जैसे कि गोदान, सेवा सदन और गबन जैसी किताबों में बहुत सारे सोशल इशू को उठाया। आर के नारायण इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नावल इन इंग्लिश स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनकी जो ये बुक है काफ़ी फेमस हुई थी। इन्होंने इसमें जो है सोशल इशू को तथा सोशल कंडीशन को बताया था, इंडियन लोगों का ब्रिटिश रूल में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट जो राइटर थे इस समय, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग। Painting in India before the coming of the British were mostly on the wall of caves or temple। अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया में जो पेंटिंग होती थी वो दीवारों पर की जाती थी। तो इसमें फॉर एग्जांपल अजंता दे रहा है। अजंता जो एलोरा की पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल है वर्ल्ड का, और इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन मोनूमेंट्स हैं और इसमें उनका आर्ट वर्क है। इसका डेट बताया जाता है 600 to 1000 CE। उस समय ये सारी पेंटिंग जो है जनता की केव्स में की गई थी। नेक्स्ट है आप लोग का दे रहा है बुक्स जो कि इलस्ट्रेशन की दी गई थी तूतीनामा इन द मुगल एज। फॉर एग्जांपल तूतीनामा जो थे इसके राइटर थे जियालुद्दीन नक्शाबी। इस बुक्स का मतलब है बुक ऑफ द पैरट। तूतीनामा का मतलब है बुक ऑफ द पैरट। ये बुक पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें 52 स्टोरीज है जो कि 14th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई थी। जो नक्शाबी थे वो एक फिजिशियन और सूफी संत थे। तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की ये फर्स्ट बुक मानी जाती है तूतीनामा। बहुत ही खूबसूरती से इसे पेंट किया गया था। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने नए स्टाइल की पेंटिंग इंट्रोड्यूस करी। फर्स्ट जो आप लोग को ये पेंटिंग दिखाई दे रही है यूज़ ऑफ द ऑयल पेंटिंग। ये पेंटिंग है लार्ज स्केल पैट्रियट पेंटिंग इन इंडिया सीन अबव द पेंटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर बाय द विलियम हिक्की। विलियम हिक्की ने इस पेंटिंग को पेंट किया था। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर की पेंटिंग है। नेक्स्ट पेंटिंग जो है ये है माधव राव द 9th पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। टैगोर ऑल्सो यूज द पेंटिंग एज द मीडिया ऑफ एक्सप्रेस नेशनलिज्म। टैगोर ने जो भी पेंटिंग पेंट करी उसमें नेशनलिज्म को एक्सप्रेस किया था। हिज पेंटिंग भारत माता, ये भारत माता की पेंटिंग है। यूज वाइडली एज द सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट। आज़ादी की लड़ाई में भारत माता की इस पेंटिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लोग आज़ादी के दीवाने इस भारत माता की पेंटिंग को साथ लेकर के चलते थे। तो इसमें और अजंता केव में क्या है कि दोनों में ही नेचुरल कलर का यूज़ किया गया है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बाद है न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग नोन एज द कंपनी स्कूल जो ब्रिटिश का था। इसमें उन्होंने वाटर कलर यूज़ किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये पेंटिंग जो थी वो रियलिस्टिक होती थी। ये पेंटिंग जो दिखाई दे रही है ये टाउन ऑफ अवध की पेंटिंग है। इस पेंटिंग से हमें पता चलता है कि रियलिस्टिक पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि इंडिया वॉज मेनी ईयर एगो, कैसा दिखता था इंडिया कई सौ साल पहले। नेक्स्ट पेंटिंग जो है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर द अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, गगनेंद्र टैगोर एंड जेमिनी राय की ये पेंटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक इन द प्री ब्रिटिश इंडिया हैड अ लिमिटेड ऑडियंस। जब अंग्रेज़ों के आने से पहले जो क्लासिकल म्यूज़िक था उसके बहुत ही कम ऑडियंस होते थे। सिर्फ कुछ रूलर्स और कुछ नॉवेल्स यानी राज दरबारी या फिर अमीर लोग हुआ करते थे।
एंड पॉपुलर म्यूजिक कंसिस्टेड ऑफ फोक और रिलीजियस म्यूजिक। कुछ जो थे लोक जो गाने थे, धार्मिक जो गाने थे, वो पॉपुलर हुआ करते थे। 18 एंड 19 सेंचुरी आते आते जो है क्लासिकल और फोक इंडियन म्यूजिक में काफ़ी क्रिएशन हुआ और इसको ऊंचाई पर पहुंचाया गया। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट बड़ौदा इन 1916। 1916 में विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने सबसे पहले फर्स्ट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। साउथ इंडिया के थ्री ग्रेट कंपोज़र माने गए हैं जिन्होंने कर्नाटिक म्यूज़िक को जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। वो थे त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार एंड श्यामा शास्त्री। Took Carnatic music to new heights. In Bengal, the contribution of the Maharaja Jitendra Mohan Tagore and the Jyotindra Nath Tagore, the most importantly Rabindranath Tagore, इन सभी लोगों ने बंगाल की म्यूज़िक को भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और जो ये म्यूज़िक थी जनरे मतलब जो उनकी शैली थी, उस शैली को बंगाली नई जो शैली जन्म ली उसको रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना गया। हेल्प द ग्रोथ ऑफ द रिच बॉडी ऑफ म्यूजिक, जिसने म्यूजिक को बहुत डेवलप किया। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक वर जनरली कंसीडर टैबू। अंग्रेजों के आने से पहले जो म्यूजिक का पब्लिक परफॉर्मेंस था वो काफ़ी कम था, या पाबंदी थी उस पर, मतलब उस पर निषेध लगा हुआ था। लोग जो है पब्लिकली उसका प्रैक्टिस नहीं करते थे। खासकर जो रिस्पेक्टेबल फैमिली होती थी वो इसको पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं करती थी। बट एक्सपोजर टू द वेस्टर्न कल्चर चेंज द माइंडसेट ऑफ मेनी इंडियन। लेकिन जब वेस्टर्न कल्चर इंडिया आया उसके बाद इंडियन लोगों का धीरे धीरे माइंड चेंज होने लगा। म्यूजिक डांस स्टार्टेड इंटरिंग पब्लिक स्पेस। अब म्यूजिक और डांस इन सभी लोगों ने जो है वो पब्लिक स्पेस में अपनी जगह बनानी धीरे धीरे शुरू की। द बर्थ ऑफ द नंबर ऑफ म्यूजिकल एसोसिएशन नोन एज द संगीत समाज एंड संगीत मंडल इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बहुत सारे जो म्यूजिकल एसोसिएशन थे उनका फॉर्मेशन होने लगा, और जो लोग हैं बड़ी संख्या में लोग जो है इन म्यूजिकल जो एसोसिएशन थे उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। Creation element of Western music were also absorbed into the Indian music in the colonial period. जब colonial period चल रहा था, हम गुलाम थे, उस समय वेस्टर्न म्यूजिक ने भी इंडियन म्यूजिक में धीरे धीरे घुसपैठ करनी शुरू कर दी। And the Western music instrument like the violin, Western orchestra and film music became part of the popular culture. धीरे धीरे जो वेस्टर्न म्यूजिक था जैसे कि वायलिन, ऑर्केस्ट्रा या जो फिल्म म्यूजिक थी उसने हमारे जो कल्चर का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है डांस। डांस लाइक म्यूजिक was an art that the commonly perceive एज लोनली एंड अ टैबू। बिल्कुल म्यूज़िक की तरह डांस भी ऐसा था कि कॉमनली जो लोग थे इसे अच्छा नहीं मानते थे, डांस को भी अच्छी सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं माना जाता था। इट वॉज लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ रुक्मिणी देवी अरुंडाले दैट भरतनाट्यम द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जो है धीरे धीरे डांस को भी अच्छा समझा जाने लगा। इसका श्रेय जो है पूरा का पूरा दिया जाता है रुक्मिणी देवी अरुंडालो को, जिन्होंने सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम को परफॉर्म किया। और वो जो है टेम्पल से इस डांस को निकाल करके पब्लिक स्टेज पर ले करके आई रुक्मिणी देवी। शी फाउंडेड द डांस स्कूल ऑफ कलाक्षेत्रा इन मद्रास। उन्होंने कलाक्षेत्र नाम से एक डांस स्कूल की स्थापना की मद्रास में। एंड द अदर रीजनल क्लासिकल डांस, जैसे कि भरतनाट्यम जो है वो निकल करके आया टेम्पल से पब्लिक स्पेस पर, उसी तरह जो दूसरे रीजनल क्लासिकल डांस फॉर्म थे जैसे कि ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुरम से, इन लोगों ने भी डांस फॉर्म ने पब्लिकली जो है लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म देना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न डांस फॉर्म ऑल्सो बिकेम पॉपुलर। इस समय धीरे धीरे वेस्टर्न डांस फॉर्म भी पॉपुलर होने लग गया, इंडियन लोग उसे करने लगे, और इस समाज में जो है हमारे वेस्टर्न और क्लासिकल जो डांस थे और उनका समावेश हुआ और लोग सोशल लाइफ में उसे अच्छा समझने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज फेल्ट ऑन द इंडियन आर्किटेक्चर।
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडियन आर्किटेक्चर वास्तुकला पर भी इसका बहुत प्रभाव देखने के लिए मिला। ब्रिटिश ने एक नया स्टाइल डेवलप किया जिसको इंडियन सेरेमिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। इस वास्तुकला के अंदर जो है वो फ्यूज़न है, यानी हिंदू, इस्लामिक और वेस्टर्न स्टाइल तीनों को मिला करके जो वास्तु तैयार की जाती है उसे बोला जाता है इंडियन सेरेमिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बहुत सारी हिंदू और इस्लामिक तथा वेस्टर्न मॉन्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि मेनीस डॉम्स हैं, बड़े बड़े डॉम्स के साथ साथ स्मॉलर डॉम्स भी हैं, फिर ओवर हैंगिंग कैप्स भी है, फिर पॉइंटेड स्क्लैप्ट हैं, आर्चीज़ हैं, रूफ्स दिए हुए, छतरीज है, टावर्स है। ये सारी चीज़ें जो हिंदू आर्किटेक्चर में होती थी, मुस्लिम आर्किटेक्चर में होती थी, इन दोनों को मिला करके एक नया आर्किटेक्चर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था जो कि इंडियो सेरेमिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। और इस समय बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनाई गई, पब्लिक बिल्डिंग, रेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, चर्च, इन सभी में इस स्टाइल का इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे मद्रास की। मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज द फर्स्ट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ब्रिटिश। मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो ब्रिटिश की फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। जो बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर यूज़ किया उसमें पहला जो बिल्डिंग बनाया था उनका फोर्ट जॉर्ज जो किला था वो बनाया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी बिल्डिंग बनाई इस सिटीज़ में, मद्रास में, जिसमें उन्होंने गोथिक स्टाइल जो आर्किटेक्चर था वो यूज़ किया। फिर सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च बनाया, उसमें भी गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर यूज़ किया। इसके अलावा उन्होंने चैपेक पैलेस, मद्रास हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट ऑफिस, यूनिवर्सिटी जो है ऑफ मद्रास, इन सभी में उन्होंने गॉथिक स्टाइल यूज किया था। गॉथिक स्टाइल की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इसमें आर्चीज़ होते हैं, छत्रीज, डोम्स होता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन जो है लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की ये बिल्डिंग है। नेक्स्ट जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। बॉम्बे वॉज वन ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। उन तीनों में से बॉम्बे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये जो बॉम्बे था वो ब्रिटिश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि ये कमर्शियल सेंटर था 19वीं सेंचुरी में। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर यूज़ किया, इसमें उन लोगों ने बहुत सारे टावर, ग्लास, स्टेन ग्लास विंडो, ये सब बनवाए। और जो बनवाए गए थे इस समय, द सेक्रेटरीट, टेलीग्राफ ऑफिस, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे लाइब्रेरी, राजाबाई टावर, बॉम्बे सिटी हॉल एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि गॉथिक आर्किटेक्चर इन बॉम्बे, जो कि गॉथिक स्टाइल में बनाए गए थी बिल्डिंग्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।